हे एवरीवन, मैं हूं राहुल और आज की इस वीडियो के अंदर में हम लोग इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगा और लास्ट तक इसके साथ हम लोग चलेंगे और बहुत सारे जो उत्खनन हुए हैं, किसने किए हैं, किस वर्ष में किए हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर में इंक्लूड कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी को जैसा कि पता है। आप किसी भी जनरल प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वैसे फोकसली जो रहेगा सारे एग्जामों के लिए रहेगा, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में देखिए और किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स को, तो मैं उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगला सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा। सबसे पहला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल जो माना गया है 2350 से लेकर के 1750 रखा गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो जनरल जो एवरेज माना गया है वो आपका 2350 से लेकर 1750 जो है माना गया है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका प्रथम अवशेष जो है हड़प्पा नामक स्थान से ही मिला था, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सर्वप्रथम जो है सबसे पहले इसको 1921 के अंदर में राय बहादुर दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े जो है एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जो है इसकी जो है खोज की, इस जगह की, हड़प्पा नामक स्थान का। तो इनका नाम याद रखिएगा और इनका साल जरूर याद रखिएगा कि कब इन्होंने किया था। 1921 के अंदर में बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है डायरेक्ट। अगला बात करते हैं कि 1299660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को, लेकिन आप चाहे तो इसका ये जरूर याद रख सकते हैं कि 12,99,000, बस इतना आप याद रख सकते हैं। आपको इसके अराउंड कुछ भी डेटा रहेगा तो आप उससे याद रखिएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो टोटल जो है 12,99,000 के अप्रॉक्सीमेटली, या फिर 13,000 लगभग जो है, 13 लाख जो है लगभग वहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर के अंदर में। और मैं आपको बता दूं कि आधुनिक जो है ये कहाँ पर, अभी जो हमारे अभी के स्थान जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो वो बता देता हूँ। अभी जो है ये आपको पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जो है ये फैला हुआ ये हड़प्पा सभ्यता। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला बात करते हैं कि इसके नगर जो थे उसके विकास, उनका डेवलपमेंट जो है वो कैसे हो रहा था, तो उसके बारे में देखिए। इस सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था, तो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। अब सभी को पता है कि इसके अंदर में नगर योजना के बारे में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें हमें पता चली है उत्खनन से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा सिविलाइजेशन था जिसके अंदर में नगर के बारे में बात किया गया था। नगर के बहुत सारे अच्छे अच्छे जो है उदाहरण हमको इसके अंदर में देखने को मिलते हैं। नगर का डेवलपमेंट जो था, नलियों का डेवलपमेंट था, वो सारा कुछ का कंस्ट्रक्शन जो था वो सारा कुछ काफ़ी अच्छा था। तो इसमें आप ध्यान में रखेंगे कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है नगर योजना थी, ठीक है। नगरों में सड़क व मकान विविधताएं बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बनाए गए थे। गंदे पानी के लिए निकास हेतु जो है नलियां जो है वो बनाई गई थी। तो बहुत अच्छा जो है स्ट्रक्चर जो है, वेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया गया था। तो ये इसकी खास बात थी। और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त जो कि नगरीय अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। सबसे पहला है ऊपरी और दूसरा है निम्न भाग, ठीक है। देखिए ऊपरी भाग जो है वो दुर्गीकृत है, जिसमें राजकीय इमारतें थे, खाद्य भंडार था, गृह इत्यादि जो है इसमें निर्मित थे। और दूसरा निम्न भाग में छोटे भवनों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो नगरीय व्यवस्था थी वो दो भाग में विभाजित थी। एक पहला आपका ऊपरी था और दूसरा आपका निम्न था। ऊपरी के अंदर में आपको राज्य इमारतें थे, खाद्य भंडार थे, गृह वगैरह जो थे, राज भंडार गृह जो, ये सब जो है उसके अंदर में थी। और निम्न के अंदर में वो छोटे छोटे जो भवन थे उसके साक्ष्य मिले हैं, वो सारे जो है इसके अंदर में निर्मित थी। तो ये दो पॉइंट आप इस चीज के अंदर में याद रखिएगा नगरीय योजना के अंदर में। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि सभी भवन सामान्य क्षेत्रफल से निर्मित थे। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी कि जितने भी घर थे बहुत मतलब कि बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में जो है, सेम स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर में अपनाई गई थी। ये सड़कों के किनारे एक आधार पर निर्मित थी
और भवनों के दरवाजे गलियों की ओर खुलते थे। ये भी काफ़ी अच्छी पॉइंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ के निवासी ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। मोहनजोदारो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, इसका आपको डेटा याद रखना है। ये आपको 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर जो है आपका चौड़ा था, जबकि गहरा 2.43 मीटर था। तो ये काफ़ी डिटेल्ड नॉलेज है आपके लिए कि जो मोहनजोदड़ो के अंदर में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था उसका डायमेंशन क्या था, तो वो आपके सामने है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर आपका गहरा। आगे बात करते हैं। आगे हमारा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन जो है आपका, ये ध्यान रखिए कि सैंधव समाज, एक सेकेंड, हाँ, सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था और सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार परिवार था। कौन सा समाज? तो सैंधव समाज। ठीक है, आगे बात करते हैं। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, समाज के व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया था। पहला था विद्वान योद्धा, दूसरा था प्रशासनिक अधिकारी, फिर अगला है आपका व्यवसायी और चौथा था श्रम जीवी। तो ये 4 भागों में विभाजित किया गया था समाज के व्यवसायों को। आगे बात करते हैं। सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबे एवं सीप आदि से निर्मित आभूषण जो है उसका बहुत प्रचलन था, और ये सारे जो है औरत जो है और साथ ही साथ जो भी जो मेंस होते थे, जो वुमेन्स होते थे, वो सारे जो है इसके अंदर में बराबरी से पहना करते थे। उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था कि महिलाएं ज़्यादा पहनेंगी और पुरुष कम पहनेंगे। वो दोनों आराम से ये सारे जो आभूषण हुआ करते थे साथ में पहना करते थे और इक्वली पहना करते थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नृत्य और गाना बजाना आदि लोगों का आमोद प्रमोद यानी कि इंटरटेनमेंट का एक बहुत अच्छा साधन था। तो ये सारी चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। मिट्टी के अतिरिक्त सोने, चांदी और तांबे से निर्मित जो है बर्तनों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे और गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थी इनकी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि उत्तर व्यवस्था में चावल प्रमाण भी जो है मिलने लगे थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर अवस्था में चावल का जो प्रमाण है वो भी मिले थे। समाज में वैश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा का जो है काफ़ी प्रचलन था इसके अंदर में, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था, किसको पूजते थे, किसको नहीं पूजते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए कि मातृदेवी, ठीक है, मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। इस काल में पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों और पशुओं की पूजा जो है की जाती थी, तथा लोग भूत प्रेत और अंधविश्वास, जादू टोना, इन सभी चीज़ों पर भी विश्वास किया करते थे इंडस सिविलाइजेशन के लोग। फिर आगे बात करते हैं। पशुओं में कुब्बड़ वाला जो सांड होता है ना, वो काफ़ी प्रचलित था इस समय, और फाख्ता एक पवित्र वृक्ष माना जाता था, वो जो है काफ़ी प्रचलित था। ठीक है, धार्मिक के रूप में, धार्मिक जीवन, धार्मिक चीज़ों को लेकर के ये काफ़ी प्रचलित चीज़ें थी। तथा श्रृंग युक्त पशु जो है विशेष रूप से जो है पूजनीय था। श्रृंग युक्त आप सभी को पता है, तो वैसे जो पशु हुआ करते थे काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, पूजनीय थे। आगे बात करते हैं। मृतकों के संस्कारों में पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह कर्म, ये सभी जो है इसके अंदर में शामिल थे, और स्वास्तिक चिन्ह संभवतः इसी सभ्यता की देन है। तो ये पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि इसी सिविलाइजेशन की जो है ये एक तरह की माना जाता है कि देन थी, यहीं से ये चीज़ें आई थी निकल करके। आगे बात करते हैं इनकी आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में क्या क्या चीज़ें थी, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मुख्य व्यवसाय जो था इसके अंदर में कृषि था। गेहूं, जौ, कपास, चावल एवं फूल, खजूर और तरबूज जो है ये सारी की खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में की जाती थी। गाय, भैंस, बैल, बकरी और कुत्ता आदि जो है इसके अंदर में पेट एनिमल्स थे, उन्हें जो है आप कह सकते हो कि पालतू बनाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते। उद्योगों के सूती व ऊनी कपड़ों का विशेष स्थान था। ये लोग धातु निर्मित उद्योग जैसे आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग में काफ़ी प्रचलित भी थे। इसके साक्ष्य जो है इसके मिल चुके हैं।
तांबा तथा टीन को मिलाकर के इन्होंने कांसा बनाया था। और इस सभ्यता के मुहरे एवं अन्य वस्तुएं पश्चिमी एशियाई तथा मिस्र से भी मिली है इसकी साक्ष्य, जो उन देशों के साथ में जो ट्रेड का जो है आप एक तरह का बहुत अच्छा प्रमाण मान सकते हो। तो इनकी जो मुहरें हुआ करती थी वो मिस्र में भी जाकर मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत था कि यहाँ पर व्यवसाय हुआ होगा इन दोनों देशों के बीच, मतलब इन दोनों साम्राज्यों के बीच, और ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा हुआ करता होगा। आगे बात करते हैं, इसके अंदर में व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। तो ये भी एक आप समझ सकते हो, यानी कि आप अपनी वस्तु दो कुछ या फिर हमारी वस्तु वहाँ जाएगी, तो ऐसे करके यहाँ पर व्यापार होता था। आगे बात करते हैं लिपि और लेखन शैली, इसमें कैसे लिखे जाते थे। काफ़ी जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभिलेख जो है मिले हैं, तो कैसे वगैरह जो है लिखी जाती थी वो देखिए। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि जो इसमें जो चीज़ें मिली हैं हमें, वो जो है एक तरह का भाव चित्रात्मक था, यानी कि एक तरह का सिंबल्स के थ्रू जो है इसमें समझाया जाता था। ठीक है, जिसे अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये लिपि प्रथम पंक्ति में जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं लिखी जाती है। और आप ध्यान रखिएगा कि लेखन की इसी शैली को हम लोग बॉस्ट्रोफिडन कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना, पहला जो है आपका दाएं से बाएं और दूसरा जो है पंक्ति जो है बाएं से दाएं लिखा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। इनका आकलन लकड़ी की आयताकार मुहरों और ताम्र की गुटकाओं पर जो है किया गया था। लकड़ी के आयताकार मुहरों और ताम्र की गुटकाओं पे जो है किया गया था। तो इस तरह से आप इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसकी लिपि जो है जो इस प्रोसेस को जो हम लोग बॉस्ट्रोफिडन कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी खोजी गई और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देखिए कि हड़प्पा, मैं फटाफट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हड़प्पा जो है इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी जी थे। मैंने आपको शुरू में बताया 1921 में इन्होंने किया। और कौन सी नदी के किनारे है आपका हड़प्पा, तो रावी नदी के। ठीक है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, तो इसकी आपको पाकिस्तान के अंदर में जो है इसकी मौजूदा स्थिति मिलेगी, याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या साक्ष्य मिले हड़प्पा से, तो मुहरों पर एक श्रृंग पशु, तांबे की इक्का गाड़ी, फिर अन्नागार, ठीक है, इन्ना गृह बोल सकते हो, जो भी बोलना है आपको, ये चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो जो है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसके जो थे वो थे आपके राखल दास बनर्जी। 1922 में इन्होंने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी के किनारे था ये। और पाकिस्तान में ये भी मौजूद है, ये आपका लड़काना जगह है पाकिस्तान के अंदर में, वहाँ पर जो है ये अभी मौजूद है। और यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो यहाँ से 3 मुख वाले देवता मिले हैं, पशुपति नाथ के मूर्ति मिली है, नाचते हुए एक महिला की जो है इसके अंदर में कांसा की मूर्ति मिली है, अन्नागार व स्नानागार मिली है, और सूती वस्त्र जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर चांदूड़ो, इसके जो उत्खननकर्ता थे माजूमदार थे। और 1931 में जो इसका आपको बोल सकते हो कि उत्खननकर्ता ने उत्खनन किया था। और साथ ही साथ आपके सिंधु नदी के किनारे ये मौजूद था। और ये अभी मौजूदा स्थिति इसका सिंध पाकिस्तान के अंदर में है। और मनक्के बनाने वाले कारखाने जो है यहाँ पर चांद्रोम में ही आपके प्राप्त हुए हैं। फिर आपके कालीबंगा जो है इसके आपके लाल और थापर, ये जो दोनों उत्खननकर्ता थे, और 1953 के अंदर में इन्होंने उत्खनन किया था। और घाघर नदी के किनारे है। और साथ ही साथ राजस्थान के श्री गंगानगर के अंदर में इसमें जो है इसकी स्थिति अभी मौजूदा है। और साथ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आपको क्या क्या साक्ष्य मिली हैं, तो वो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले वो जूते हुए खेत मिले हैं, नक्काशीदार ईंट मिली है, और आपके अनिवेदिका मिली है, और साथ ही साथ पत्थर के ब्राह्मणाग्र मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग रंगपुर के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रंगनाथ राव ने इनकी की है उत्खनन, और 1953 से लेकर 54 के बीच किया है। भादर नदी के अंदर में है, और मौजूदा स्थिति आपकी गुजरात के अंदर में। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट यहाँ रोपर, लोथल है, और बनावली है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। रोपर जो है आपके शर्मा जी ने किया है, लोथल जो है आपके राव जी ने किया है, और बनावली जो है आपके बिष्ट ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, रविंद्र सिंह बिष्ट, 1974। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर चाहें आप याद रख सकते हैं। नदी आपका रंगोई है, लोथल आपका जो भोगवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सतलज रोपर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आप इसको याद रखिएगा। और बनावली के अंदर में याद रखिएगा कि मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना और जौ जो है उसके साक्ष्य मिले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बता दी हैं, जिससे आपको इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक लास्ट पॉइंट है, जो यहाँ पर सभ्यता का अंत कैसे जो है उसके बारे में, कि ये सभ्यता लगभग 1000 वर्ष की रही थी। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 12350 से लेकर के
2350 से लेकर 1750 तक इसकी रही थी। तो 1000 वर्ष का जो है इसमें आपको गैप रहा है। तो 1000 वर्ष तक जो है यह सभ्यता मौजूद रही हमारे इस देश के अंदर में। और इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है और अलग अलग मत देते हैं, जिनमें प्रमुख है आर्यों का आक्रमण हुआ था तब ये खत्म हुआ होगा, या फिर बाढ़ आने से खत्म हुआ, या सामाजिक ढांचे के बिखराव से ये खत्म हुआ होगा, या फिर भूकंप आदि वगैरह से खत्म हुआ होगा। तो बहुत सारे अलग अलग जो है इसमें मत रहे हैं, जिससे साथ में एक मत नहीं मिल पाया। इसके लिए इसकी सही पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इसका जो अंत हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।